नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। इस अंक में हम प्रदेश में हुई प्रमुख गतिविधियों और कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रदेश में चल रही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हलचल तथा विभिन्न योजनाओं पर भी नजर डालेंगे। पेश है रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उचाना की अनाज मंडी में आयोजित धन्यवाद रैली में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लगभग 103 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत की 5 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11 सालों में क्षेत्र के विकास के लिए 98 घोषणाएं की गई, जिनमें से 78 घोषणाओं पर काम पूरा हो चुका है। क्षेत्र के विकास के लिए 1409 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उचाना खुर्द में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का निर्माण होगा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड किया जाएगा, जिस पर लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उचाना विधानसभा के गांव में ई लाइब्रेरी और जिम खोले जाएंगे और गांव बरसौला सब माइनर आरडी 19,000 से 36,500 का पुनर्वास करवाया जाए। क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने के लिए आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो आज मैंने आपके इस उचाना क्षेत्र के लिए 103 करोड़ 31 लाख रुपए की 5 परियोजनाओं के आज उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। 103 करोड़ 31 लाख रुपए के साथियों, इनमें 28 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत के आज 3 उद्घाटन हुए हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उचाना शहर की पुरानी और अधूरी सीवरेज व्यवस्था को 9 करोड़ रुपए की लागत से दुरुस्त करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने गांव कटसिंधु को महाग्राम योजना में शामिल करने का भी ऐलान किया। नायब सिंह सैनी ने उचाना में नई अतिरिक्त अनाज मंडी और मार्केट कमेटी के भवन का निर्माण करने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने उचाना क्षेत्र के विकास के लिए अलग से 5 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की। ब्राह्मण धर्मशाला, पिछड़े समाज की धर्मशाला और अग्रवाल समाज की धर्मशाला के लिए मुख्यमंत्री ने ऐच्छिक कोटे से 11-11 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। इस अन्न भंडार भरने वाले किसानों की भूमि को लंबे समय से नजरअंदाज किया गया था। लंबे समय से इस क्षेत्र को वोट के रूप में इस्तेमाल किया गया, परंतु यहाँ के लोगों की जो जरूरतें, जो उनकी आवश्यकताएं, उनसे इस क्षेत्र के लोगों को नजरअंदाज किया गया। साथियों, झूठे वायदे करके आपके वोटों की फसल तो 2-2, 3-3 पीढ़ियों तक काटते रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नूंह में विकसित तावड़ू सोहना रैली को संबोधित किया और लोगों को कई सौगातें दी। मुख्यमंत्री ने 27 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें 16 परियोजनाएं 47 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत की हैं और 11 परियोजनाएं लगभग 22 करोड़ की हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 25.5 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं सोहना तावड़ू के लोगों के सपनों को साकार करने के लिए ठोस कदम हैं। विकास के लिए एक नई दिशा, यहाँ पर जो विकास कार्यों के उद्घाटन हुए हैं, मैंने आज 47 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत के 16 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन किए हैं और 21 करोड़ 77 लाख 25 हजार रुपए की लागत के 11 उद्घाटन और 25 करोड़ 58 लाख 58 हजार रुपए की लागत के 5 शिलान्यास के कार्यक्रम भी ये शामिल हैं। साथियों, ये सभी परियोजनाएं आप नागरिकों के, मेरे सोहना तावड़ू के नागरिकों के सपनों को साकार करने के लिए
एक ठोस कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने पिछले 11 सालों में इस क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं, जिससे ये क्षेत्र आज विकास में अग्रणी है। क्षेत्र के विकास के लिए भाजपा सरकार के कार्यकाल में 62 घोषणाएं की गई थी, जिनमें से 49 पूरी कर ली गई हैं और 13 बची हुई घोषणाओं पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोहना तावड़ू के विकास पर सरकार अब तक 1515 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार ने यहां पर 62 अनाउंसमेंट किए थे। अभी हमारे राव नरवीर जी कह रहे थे कि ये पिछड़ा इलाका था, परंतु आदरणीय मोदी जी डबल इंजन सरकार ने लगातार इसमें विकास के कार्यों की गति को बढ़ाते हुए इसको अग्रणी क्षेत्र के रूप में हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, पिछले 11 वर्षों में 62 यहां हमने घोषणाएं की थी। 62 में से 49 काम हमने इस क्षेत्र के पूरे कर दिए हैं और 13 कामों पर प्रगति से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में पूर्व बजट पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा का आगामी बजट सत्र आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। बजट को लेकर लोगों के सुझाव लिए गए हैं और ये जनता का बजट सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने संकल्प पत्र में 217 वादे किए थे, जिनमें से 60 वादे पूरे किए जा चुके हैं और बाकियों पर काम तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही 25,573 युवाओं को नौकरियां दी गई थी। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर की जा रही हैं और सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में किडनी रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस सेवाएं शुरू की गई हैं। साल 2025-26 में राज्य की जीडीपी 12.67% की दर से बढ़ी है। प्रदेशवासियों की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है और प्रति व्यक्ति आय में देश के शीर्ष 5 राज्यों में हरियाणा शामिल है। पिछले 10 सालों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय में लगभग 2.5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। यूरोपियन यूनियन के बीच जो हमारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समझौता हुआ है, इस बीच में यह उभरता हुआ आर्थिक और रणनीतिक सहयोग का यह केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं है। मुझे खुशी है कि यह हमारी सभ्यताओं, सशक्त लोकतांत्रिक परंपराओं और दूरदर्शी विकास यात्राओं के बीच ये विश्वास, साझेदारी और साझे भविष्य का एक सेतु है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक हरियाणा का केंद्रीय करों में हिस्सा बढ़कर 1.361% हुआ है, जो 15वें वित्त आयोग की तुलना में 24.52% की ऐतिहासिक वृद्धि को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में 2005 से 2014 तक लगभग 45 विश्वविद्यालय खोले गए थे, जबकि साल 2015 से 2025 की भाजपा सरकार ने 80 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं। राज्य के राजस्व में साल 2024-25 में लगभग 52,376 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है और उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर 20 लाख से ज्यादा एमएसएमई का पंजीकरण हुआ है। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच हरियाणा का कुल निर्यात 19.10 बिलियन $US का रहा है। इस ऐतिहासिक समझौते के माध्यम से अब हरियाणा और भारत के उत्पादों के लिए यूरोप के द्वार पूरी तरह से वो खुल चुके हैं। भारत के उत्पादों के लिए हमारे उद्यमों, हमारे किसानों और हमारे युवाओं के लिए ये एक नया बाजार नहीं है मित्रों, बल्कि नए अवसरों का ये महासागर है जिसकी चर्चा आप लोगों ने भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।
कैबिनेट के फैसलों पर जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने 3 महत्वपूर्ण रेल लाइन परियोजनाओं को अपनी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि अंबाला से दिल्ली के बीच 194 किलोमीटर की तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाई जाएगी। लगभग 6,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट 4 सालों में पूरा होगा। इससे दिल्ली चंडीगढ़ की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास और यात्री परिवहन में बढ़ोतरी होगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नया प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसे अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा, राष्ट्र को समर्पित किया गया है। साउथ और नॉर्थ ब्लॉक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहने के लिए हुआ था। 1947 में भारत को गुलामी से मुक्ति मिली, लेकिन इन भवनों को तत्कालीन सरकार द्वारा अपने कार्य के निष्पादन हेतु बनाए रखा गया। स्वतंत्रता के बाद से ही प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक के इस भवन से कार्य करता रहा है। यूरोप में व्यापार बढ़ाने के मकसद से प्रदेश सरकार हरियाणा यूरोपियन संघ वर्किंग ग्रुप बनाएगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली में हरियाणा यूरोपियन व्यापार संघ की बैठक के बाद की। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपियन संघ के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते ने प्रदेश के लिए व्यापार के नए अवसर खोल दिए हैं। उन्होंने प्रदेश के उद्यमियों से इस समझौते का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच उभरता आर्थिक और रणनीतिक सहयोग केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यताओं, सशक्त लोकतांत्रिक परंपराओं और दूरदर्शी विकास यात्राओं के बीच विश्वास, साझेदारी और साझा भविष्य का सेतु है। हमारे हरियाणा प्रदेश में जितने सरकारी हॉस्पिटल, जितने मेडिकल कॉलेज, उन सब में किडनी के जो पेशेंट हैं उनका डायलिसिस मुफ्त होगा। पिछले 10 वर्षों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है। 2014-15 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,47,382 रुपए थी। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि पिछले 10 वर्षों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय में लगभग 2.5 गुना की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यूरोपीय संघ के 27 देशों का समृद्ध बाजार विश्व के सर्वोच्च गुणवत्ता मानकों और क्रय शक्ति के लिए जाना जाता है। हमारे उद्यमों, किसानों और युवाओं के लिए यह एक नया बाजार ही नहीं, बल्कि नए अवसरों का महासागर है। भारत EU समझौते से IT सेवाएं, डेटा विज्ञान और सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में यूरोप में आपके कौशल की मांग बढ़ेगी। लाखों रोजगार के अवसर आपके लिए उपलब्ध होंगे। 2014-15 में यह केवल 61,904 करोड़ रुपए था। 14-15 में अगर बात करें इनके समय में, ये 61,904 करोड़ रुपए था। चालू वित्त वर्ष में 16 फरवरी 2026 तक सभी विभागों का वास्तविक खर्चा 1,59,747 करोड़ रुपए है। 31 मार्च 2026 को यह आंकड़ा 2 लाख करोड़ रुपए के हो जाएगा। 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव के समापन समारोह में राज्यपाल असीम कुमार घोष ने शिरकत की। इस दौरान अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि इस महोत्सव में भारत सहित अन्य देशों की संस्कृति और कला से लोगों को रूबरू होने का अवसर मिला। असीम कुमार घोष ने कहा कि मेले में देश भर के राज्यों से आए कलाकारों ने अपनी कलाकृतियों से लोगों का मन मोह लिया। ऐसे मेलों से
स्थानीय उत्पादों को एक नई पहचान मिलती है और स्थानीय उद्यमियों को लाभ होता है, जिससे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पाने में सफलता मिलती है। उन्होंने देश विदेश से आए कलाकारों और हस्तशिल्पियों को सम्मानित भी किया। समापन समारोह में देश विदेश के कलाकारों ने चौपाल पर रंगारंग कार्यक्रम पेश किया, जिसका दर्शकों ने खूब लुत्फ उठाया। On the occasion of the conclusion of the 39th Surajkund International Atmanirbhar Craft Festival, a celebration that beautifully depicts our country's cultural heritage, creative excellence, and our collective aspiration for self-reliance. I firmly believe that this festival is far more than a cultural gathering. नरवाना में लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि प्रदेश सरकार सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बन चुकी है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में वर्तमान में 18 श्रेणियों के अंतर्गत पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं और लगभग 36 लाख लोग इसका फायदा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रदेश पूरे देश में अग्रणी राज्य बन चुका है। मुख्यमंत्री जी ने उनकी कैटेगरी वाइज पेंशन बढ़ोतरी का काम किया। वृद्धावस्था, दिव्यांगजन और विधवा पेंशन में 200 रुपए और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पैसे की बढ़ोतरी की है और उसकी किस्त हमने 10 तारीख को जारी कर दिया। और मुख्यमंत्री ने डिसाइड कर दिया जितनी भी कोई पेंशन या सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीमें होंगी, चाहे किसान को भावांतर का लाभ दिया जाए, चाहे दूध उत्पादकों का लाभ की बात है, जब भी वो 10 तारीख को एक ही दिन फिक्स कर देना, उन्होंने सभी स्कीमों के लिए बटन दबाने का वो काम किया करेंगे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगभग 18 लाख लाभार्थियों को वृद्धावस्था और लगभग 7 लाख से ज्यादा विधवाओं को पेंशन दी जा रही है। दिव्यांगजन, किन्नर समुदाय, थैलेसीमिया, कैंसर, तेजाब पीड़ित सहित 21 गंभीर बीमारियों से प्रभावित नागरिकों को भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है। विडो पेंशन है जो लगभग 7 लाख से ज्यादा है और उसके बाद दिव्यांग, उसके बाद बोने, किन्नर, थैलेसीमिया पीड़ित, तेजाब पीड़ित, कैंसर पीड़ित, 21 तरह की ये बीमारियां हैं, उन सभी को भी हम पेंशन का लाभ देते हैं। इसके अलावा जो कश्मीर से विस्थापित लोग हैं, हरियाणा में जो स्टेब्लिश हैं, बसते हैं, उनको भी हम पेंशन का लाभ देते हैं, सोशल सिक्योरिटी का। हिसार में 3 दिवसीय कृषि दर्शन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ राज्यसभा सांसद सुभाष बराला और कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने किया। प्रदर्शनी के शुभारंभ के बाद दोनों नेताओं ने यहां लगे स्टॉल्स का अवलोकन किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि प्रत्येक साल लगने वाले इस कृषि प्रदर्शनी में प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों के किसान भी बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। ऐसी प्रदर्शनी से किसानों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिससे किसान समृद्ध हो सके। इसमें जो लेटेस्ट टेक्निक जो है, जो मशीनरी है, जो कृषि के लिए, क्योंकि आज का जो समय है वो मशीनरी का समय है और वो लेटेस्ट मशीनें आज किसानों को बहुत जानकारी यहाँ मिलेगी और उसके बारे में पूरा विस्तार से जानने का मौका भी मिलेगा, जिससे किसान उसकी जानकारी हासिल करके अपनी नई टेक्निक खेती के अंदर नई मशीनों द्वारा जो है वो कर सकता है। और ये संस्थान मैं समझता हूँ कि यहाँ एकमात्र ऐसा संस्थान है जो कंबाइन हमारी होती है, वो केवल यही टेस्ट की जाती है। वहीं राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि इस प्रदर्शनी में आधुनिक खेती की नई तकनीक से किसानों को रूबरू होने का मौका मिलेगा। नई तकनीक के ड्रोन भी किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। सीमग्रस्त इलाकों से पानी निकालने के लिए नई तकनीकें विकसित की गई हैं। उन्होंने किसानों से गुजारिश की कि इस तरह के कृषि दर्शन एक्सपो में किसानों को आकर कृषि क्षेत्र के
आधुनिक यंत्रों के बारे में जानकारी जरूर हासिल करनी चाहिए। सुभाष बराला ने कहा कि किसानों का अनुभव भी कृषि यंत्र बनाने वाली कंपनियों के बहुत काम आ सकता है। नई तकनीक से जो खेती हमारी हो सकती है, जो पुरानी परंपरागत खेती जो हम करते थे, उसके अलावा चाहे उसमें नई तकनीक से चलने वाले ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, अभी मैंने एक ड्रोन देखा है, जो ड्रोन पहले परंपरागत फ्यूल के आधार पे चलता था, अभी यानी कि बैटरी के आधार पे वो चलता था। अब जो ड्रोन ये कंपनी लेकर के आई है, शायद IEW कुछ करके उसका नाम है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में स्वर्ण द्वार का उद्घाटन किया। इस दौरान CJI ने युवाओं को संदेश दिया कि मेहनत और ईमानदारी से किसी भी शिखर को छुआ जा सकता है। पत्रकारों से बातचीत में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह उनका विश्वविद्यालय है, जहां उन्होंने कानून की डिग्री हासिल कर फिर वकालत की शुरुआत की। वे विश्वविद्यालय में भारत का मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद पहुंचे हैं और यहां कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर पाए हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि युवाओं को अपनी क्षमता पर भरोसा रखकर मेहनत और ईमानदारी से काम कर अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। मेरा जो लाइफ का जो प्रोफेशनल करियर था, उसकी शुरुआत इसी यूनिवर्सिटी से हुई और मुझे इस बात की बहुत ही प्रसन्नता है कि मैं आज अपनी यूनिवर्सिटी में भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद आ पाया हूं और कुछ पुरानी यादें यहाँ पे ताज़ा की। ये हरियाणा के लिए नहीं, मैं पूरे भारतवर्ष के हर युवक को ये आह्वान करूँगा कि अपनी क्षमता पर वो भरोसा करे, मेहनत करे और लगन और ईमानदारी से काम करे तो कोई भी किसी भी, चाहे वो जुडिशरी का है, राजनीति में है, सिविल सर्विसेज में है, किसी भी प्रोफेशन में है, वो अपने उच्चतम पदों तक अपने नाम कमाएं। उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण केंद्र हिसार में चल रहे 3 दिवसीय कृषि दर्शन एक्सपो का समापन हो गया। केंद्र के निदेशक डॉक्टर मुकेश जैन ने कहा कि एक्सपो में 2.25 लाख किसानों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया और आधुनिक कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी हासिल की। इस दौरान खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया ताकि अन्य किसानों को प्रेरणा मिले। मुकेश जैन ने किसानों को कीटनाशक खेती को छोड़कर प्राकृतिक और जैविक खेती करने की सलाह दी। लगभग 2.25 लाख किसान भाइयों ने और बच्चों ने और आम नागरिकों ने मेले का अवलोकन किया और सबसे अच्छी बात ये रही कि जो मेले के अंदर जितने भी लोग आए, उन लोगों ने हर चीज का बड़ा रुचि के साथ एक एक चीज को देखा और कई जो भी यहाँ पे आगुंतक आए थे उन लोगों से मेरी भी बात हुई तो उन लोगों से ये पता चला है कि उनको कुछ ना कुछ नया मिला है इस मेले में, ताकि वो ये उनका कहना ये था कि जी हम भी अपने किसानी के अंदर जो भी नई चीज हमने देखा है, समझा है, तो उनको हम इस्तेमाल करके हम किसानी करने के तरीकों को हम बदलेंगे ताकि हमारे आय बढ़ सके। केंद्र के निदेशक ने बताया कि कृषि दर्शन एक्सपो में पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसान भी पहुंचे और खेती बाड़ी की उन्नत तकनीकों की जानकारी ली। एक्सपो में हाइड्रोजन से उड़ने वाला ड्रोन किसानों के आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि यंत्रों के बारे में भी किसानों ने जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि कृषि दर्शन एक्सपो के माध्यम से किसानों और आधुनिक कृषि यंत्रों को पहुंचाने का प्रयास है ताकि किसान नई तकनीक का फायदा ले सके। खास बात इस मेले का ये रहा है कि एक तो ड्रोन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन ड्रोन को लेकर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साहिता था। इसके अलावा जैसे आजकल हम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं तो उस चीज़ को कम करने के लिए खेतों के अंदर एक स्टिकी कागज लगाने की बात है, जो गोंदनुमा एक कागज है जिसके अंदर कीट हैं, ये सारी चीज़ें आके चिपक जाता है ताकि आगे उनका जनसंख्या ना बढ़ सके। हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग ने जेलों में बंद कैदियों को मानवाधिकारों का लाभ मिल रहा है या नहीं, इसकी जांच के लिए
हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग ने जींद जेल का दौरा किया। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ललित बत्रा सहित आयोग के कई सदस्य और अन्य अधिकारियों ने जेल में बंद अंडर ट्रायल और दोषी कैदियों को दी जा रही सुविधाओं और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद जस्टिस ललित बत्रा ने कहा कि कैदियों को उचित भोजन, स्वच्छ आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं, पैरोल और फरलो जैसी कानूनी सुविधाएं और परिवार से मिलने का अधिकार सुनिश्चित करना जरूरी है। जेल केवल सजा का स्थान नहीं बल्कि सुधार का केंद्र भी होना चाहिए। ललित बत्रा ने कहा कि कैदियों के पुनर्वास और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जेलों में ITI के माध्यम से कैदियों को कारपेंटर, सिलाई और अन्य तकनीकी ट्रेड्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मन को बदलना होता है कि हमेशा जो एक कन्विक्ट है वो बाहर आके उसमें इतना अंदर रह के उतना सुधार हो कि वो बाहर आके अपना कोई अच्छे काम करे। उनको स्किल्ड बनाने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए वर्कशॉप्स भी बनाई जाती हैं और वहाँ काम भी दिया जाता है। और आज अब तो पिछले 6 महीने से 1 साल से इतनी अच्छी जो वर्कशॉप बनाई गई हैं जहाँ उनको ITI से ट्रेनिंग दी जाती है, कारपेंट्री के बारे में, स्विंग के बारे में और कई ट्रेड्स हैं जिनको काम सिखाया जाता है, सो दैट कि वो अपना जब समय वहाँ से पूरा करके जो कन्विक्ट है जब वो बाहर जेल से आएगा तो पूरा वो स्किल्ड है, उसका ध्यान जो केवल अपने काम पर ही जाए। तो ऐसी कई चीज़ें हैं। उनके जो पैरोल के बारे में, उसके बारे में भी काफ़ी सुधार किए जाने चाहिए, उसमें भी हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि पैरोल और फरलों से संबंधित व्यवस्थाओं में और अधिक सुधार की जरूरत है। आयोग इस दिशा में सुधार के लिए कोशिशें कर रहा है ताकि कैदियों को समय पर कानूनी लाभ मिल सके। लेकिन उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं कि उनको प्रॉपर वहाँ पर खाना मिल रहा है, उनका रहन सहन का है, उनके पैरोल का है, उनकी और जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे वो मेडिकल के बारे में हो, चाहे उनकी फरलो, पैरोल और जितनी भी चीज़ें हैं, उनके अपने परिवार से मिलने के बारे में, वो सभी के बारे में हम जाके देखते हैं। हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।